कल संडे है और हम डिपार्टमेंट को छुट्टी लगा दी अपना कि कल संडे है तो कल संडे को काम कर लेंगे, मंडे तो ऑलरेडी छुट्टी है, भीम अम्बेडकर जयंती, और ट्यूसडे को हम छुट्टी लगा दी। और अब पता चल रहा है कि कल सैटरडे है। इतना कलेजा पीट रहे हैं ना, हम बेकार छुट्टी लगाए, क्योंकि ऑलरेडी कल काम किया जा सकता है ना। हम एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिए थे कि रविवार सोमवार काम करेंगे, मंगलवार को छुट्टी लगाए थे, मतलब तो कल तो हो ही जाएगा काम, ऑफिशियल काम। दुख का काम हो गया घर। खैर, काम की बात हम लोग करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे किनके बारे में? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब अपना सत्ता पाने के लिए अपने भाई का हत्या किया। हालांकि सत्ता तो वो पहले ही पा चुका था, लेकिन जब वो दारा किशोर की हत्या की उसके बाद तब फिर अपना दूसरा बार क्या करवाया? राजाभिषेक करवाया। तो औरंगजेब एकमात्र ऐसा राजा है जिसे कितने बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, यानी 2 बार उसकी राज तिलक की गई है, वो अपने आप को राजा बना और राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करने का अर्थ क्या है? सब लोग होता था, अब हिंदुओं का राज्याभिषेक होता होगा मंत्रोच्चारण के साथ। औरंगजेब मुसलमान था तो इसका राज्याभिषेक होगा मौलाना लोग दोहा हुआ पढ़ता होगा, मुकुट उकुट पहनाता होगा, न जाने और क्या क्या। यहां पर बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब में सबसे पहला विद्रोह जाटों का विद्रोह था, जो एक राजनीति थी, जनजातियां। क्या कहता है कि सबसे पहला विद्रोह जाटों का विद्रोह था। यह जाट एक जनजाति थी जो मथुरा और आगरा के बीच क्षेत्र में निवास करती थी। मैंने आपको बताया भी था, यह मथुरा इलाका कृष्ण भगवान का जन्मस्थली कह सकते हैं, कृष्ण भगवान कह सकते हैं, क्या है ही कृष्ण भगवान का वृंदावन का क्षेत्र मथुरा, ठीक है ना। लोग वहाँ पे लोग घूमने जाता है मथुरा। मथुरा के बाद दिल्ली पड़ जाता है बगल में, उसी के बगल में आगरा भी है। एकदम हाईवे से 4-5 किलोमीटर जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ताजमहल देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं स्थित है। तो जाट के वो आपका दृष्टिकोण किस प्रकार का? वो प्रेम का, ठीक है ना, अगर प्रतीक प्रेम मंदिर को माना जाए, प्रेम का प्रतीक ताजमहल को बनाया जाए, यह डिसाइड कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि कोई मुसलमान प्रेम मंदिर में क्यों देखेगा प्रेम का प्रतीक? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। और कोई हिंदू ताजमहल को प्रेम के प्रतीक के रूप में देख सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह इसलिए नहीं कि वह मुसलमान का कब्र है, वह इसलिए क्योंकि वो विश्व के 7 अजूबों में क्या है? एक है। विश्व में हमें गर्व महसूस कराता है। सोचो, दुनिया में लगभग 252 से ज़्यादा कंट्री है, उसमें से आप कभी कल्पना करते होइएगा कि जो मोबाइल एक्सचेंज ऑफर लगता है तो आप अपने मोबाइल को क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, और कंपनी आपको उसके बदले में नया मोबाइल देती है। तब कभी सोच पाए कि कंपनी उस मोबाइल को क्या करती है? मान लो तुम्हारे 2G मोबाइल है, 3G मोबाइल है, 4G मोबाइल है, और उस 4G मोबाइल को आप चेंज करके आप 5G ले लिए। अब बताओ, उसको रिमॉडल करके कोई नया लॉन्च करे, आप बोले 4G ले, तो हम लोग मार्केट में खरीदेंगे? नहीं। तो देखो, दुनिया में एक अपग्रेड है, एक लो ग्रेड है, और पूरा वर्ल्ड है। जो भौगोलिकरण हो रहा है, उस भौगोलिकरण के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग देशों में अपना ब्रांच चलाती है, और वो अलग अलग ब्रांच अलग अलग देश की स्थिति को समझ रहा है कि मान लो अभी यहाँ 4G 5G का होड़ चला हुआ है, तो देख लेगा कोना जगह पर 4G लॉन्च हो रहा है, वो यहाँ का सारा माल लिया, लेकर वहाँ उड़ेल दिया, उसका सामान बर्बाद नहीं हो रहा है। अब जैसे तुम ही देखो ना, भारत में मैगी पर बैन लगा दिया। भारत में मैगी पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। क्यों? तो उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है। अब मैगी कंपनी को टेंशन होने लगा कि भाई इतना मैगी कहाँ खा पाएंगे, तो यहाँ का फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहता है कि 2% लेड होना चाहिए, 2% से कम। उसमें 2% से ज़्यादा लेड था। देखा कि जर्मनी वाला इलाका में वहाँ का फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहता है 2% से ज़्यादा है, फिर भी सेफ है। यहाँ से माल लिया, उन्हें देकर उड़ेल दिया।
अरे हम लोग ग्लोबलाइजेशन में नहीं जुड़े हुए, हम लोग का नेटवर्क बड़ा नहीं है, इसलिए ना हम लोग को प्रोडक्ट बेचने में टेंशन है। लेकिन जो आदमी पूरे देश और दुनिया को कवर कर रहा है उसको क्या टेंशन है? यहाँ गड़बड़ है वहां डालेंगे, वहां गड़बड़ है यहाँ डालेंगे। तो आप सिचुएशन को समझिए। कुछ भारत में ताजमहल प्रेम का प्रतीक के रूप में इसलिए देखा जाता है कि वो वर्ल्ड में, यह बात का क्या है, ठीक है ना, चीजों को आप जब वर्ल्ड लेवल पर सोचते हैं ना तो वहां पे धर्म जाति ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये प्रेम मंदिर का जो इलाका है वो सिर्फ खास व्यक्ति तक जाकर सीमित होता है। अब किसी को मानना ना मानना तो अलग बात है, एक इंडिविजुअल आदमी की तरह हम आपको थॉट दे रहे हैं। बाकी हम भी प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रेम मंदिर को ही देखेंगे, क्योंकि मैं आए, ठीक है ना, तो हम हिंदुत्व की बात करेंगे क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, सनातनी हूं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इस्लाम गलत। जाट विद्रोह के नेतृत्व में गोकुला के द्वारा किया गया। जाट विद्रोह के कारण औरंगजेब ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्मित केशवा नारायण मंदिर और बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया। इस घटना को लेकर जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आपको याद होगा, मैं कल पढ़ा रहा था, उसी गुस्से में आकर के जाटों ने क्या किया था, अकबर के क्या किया था, अकबर के सिकंदरा का क्या किया था, किला को उखाड़ा, उसके मकबरा को उखाड़ दिया और उसमें से उसका हड्डी निकाल के क्या किया, जला दिया। अर्थात एक मुसलमान को अकबर के हड्डी को क्या किया, जलाया। किसने? जाटों के द्वारा। औरंगजेब जब वो अत्यंत करने लगा तो सिकंदराबाद में वो क्या किया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गोकुला के पश्चात जाटों के बेदरीन में नेतृत्व किसने किया, राजा राम के द्वारा किया गया। राजा राम ने क्रोधित होकर सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया और मकबरा खोद तो अकबर के हड्डी को निकाल लिया और क्या किया, जला दिया। इस्लाम में ये गुनाह है चीजों को जलाना, तो उसके विरुद्ध कर दिया। ऐसे होने वाला कुछ नहीं बहुत, अगर आप करीबी में जाओगे तो इससे एक क्या है, कथी हो गया, मानो अकबर महान है, लहिए हैं, अकबर के बारे में पढ़िए रहा है, अकबर फेमस हो ही गया, उसकी हड्डी को जलाया या काटा, क्या कहाँ अकबर उतर के आके मिल रहा है, कुछ कर रहा है, ये तो दिमाग का मिसकंसेप्ट है। धरती पर रहोगे आपको लड़ना झगड़ना है, वर्गीकृत होकर के आपका जीवन इस्तेमाल करना है। 1688 में मुगल सेना के हाथों राजा राम पराजित हो गया और युद्ध में मारा गया। बहुत डेंजर काम जो किया था। कौन सा ऐसा जाट है जिसने अकबर के हड्डी को निकाला और जला दिया? राजा राम। युद्ध लड़ाई हुई और क्या हो गया, मारा गया। राजा राम के पश्चात जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन के द्वारा किया गया। इन्होंने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की क्या की, स्थापना की। जाटों का अफलातून, प्लूटो, सूरज कमल को कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में जगजीवन नामक संत ने भी विद्रोह कर दिया। इसे सतनामी विद्रोह कहा गया। कौन विद्रोह? सतनामी विद्रोह। सतनामियों ने लगान वसूली करने वाले एक अधिकारी के द्वारा 1672 ईस्वी में एक सतनामी किसान की हत्या के विरुद्ध विरोध किया था। क्या लिख रहा है बच्चों? सतनामियों ने लगान वसूली करने वाले एक अधिकारी के द्वारा 1672 ईस्वी में एक सतनामी किसान की क्या कर दी थी, हत्या के विरुद्ध में यह विद्रोह किया था। बुंदेलखंड राजधानी ओरछा के शासक जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के शासनकाल में क्या कर दिया, विरोध किया। ये तो मैं आपको पहले ही बता रखा था। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा के शासक चंपत राय ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया। इस युद्ध में चंपत राय पराजित हुआ और मार दिया। याद रखना, बुंदेलखंड के 2 शासक हुए। शाहजहां के शासनकाल में जो विद्रोह करने वाला था उसका नाम क्या था, जुझार सिंह बुंदेला। जबकि बुंदेलखंड से ही आक्रमण हुआ, लेकिन उस समय जो राजा था औरंगजेब के शासनकाल में किसने किया, चंपत राय। चंपत राय की मृत्यु के बाद छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। मुगलों ने छत्रसाल के विरुद्ध कई अभियान किए जिसमें छत्रसाल 5 बार पराजित हुआ। छत्रसाल अपने जीवन के प्रारंभ से ही मुगलों की अवहेलना करने में समर्थ हुआ। उसने पूर्वी मालवा बुंदेलखंड का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया। छत्रपाल किसका बेटा था? चंपत राय का। चंपत राय कौन था? बुंदेलखंड का राजा जो औरंगजेब के समय क्या किया था, आक्रमण किया था। जबकि जो जुझार सिंह है, जुझारू मतलब कर्मठ लड़ने वाला, जुझार सिंह जो किसके सामने, शाहजहां के शासनकाल में आक्रमण किया, मुगलों से क्या हुआ, लड़ा। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय की सहायता देने के कारण औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया,
फांसी दे दिया। आपको याद होगा जहांगीर शाहजहां जैसा किया था, जहांगीर जैसा किया था, वैसा फल औरंगजेब को भोगना पड़ा, सॉरी शाहजहां को भोगना पड़ा। आप लोग देखते होइएगा कि अकबर जो है अपने शासनकाल के बाद जहांगीर का जब शासनकाल आता है तो जहांगीर का शासन, खुर्रम नाम याद आ रहा होगा, एक खुर्रम था जो जहांगीर जाके बाद में बना। तो खुर्रम विद्रोह किसका कर दिया था? अकबर का विद्रोह किया था। सॉरी शाहजहां का नाम खुर्रम था, तो खुर्रम जहांगीर का विद्रोह कर दिया था। गुस्सा में बहुत ज़्यादा आया तो खुर्रम ऐसी व्यवस्था लगाया जिसके कारण क्या हो गया, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर फांसी दे दिया कि तू मेरे बेटा को काहे। अरे गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? जहांगीर दिया ना। क्यों दिया? उसका खुर्रम यानी शाहजहां को सपोर्ट किया था, शाहजहां राजा बना, उसका बेटा उसका इलाज अच्छे से किया क्योंकि अपने बाप को सताया था, और उस बेटा को इलाज करने के बाद औरंगजेब को भी भोगना पड़ा। औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय औरंगजेब के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, अकबर द्वितीय। अब अकबर द्वितीय को सपोर्ट कौन किया? सिख का 9वां गुरु, गुरु तेग बहादुर। सेम बात वही किया जैसे जहांगीर किया था, इसको भी फांसी पर लटका दिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को अफगानिस्तान अभियान के लिए भेजा और सफल भी हुए, किंतु लौटने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के अल्पायु पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने का प्रस्ताव लेकर औरंगजेब से मिलने पहुंचा, किंतु औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा बनने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा, जिसके कारण 1679 में औरंगजेब एक दुर्गादास राठौर के बीच युद्ध हो गया, जिसमें औरंगजेब की क्या हो गई? जीत हो गई। औरंगजेब धर्मांतरण बहुत ज़्यादा कराता था, वो चाहता था मुसलमानों की तादाद बढ़े, तो बच्चा तो पैदा ज़्यादा हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? बच्चा ज़्यादा पैदा होने के साथ साथ क्या हो रहा है? हिंदुओं को मुसलमान के रूप में कन्वर्ट कराना है, धर्मांतरण करना है। यहाँ पर लिखता है कि मारवाड़, औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को अफगानिस्तान अभियान के लिए भेजा और वे सफल भी हुए, किंतु लौटने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह गया लड़ाई करने और वहां उसको क्या हो गया? सफलता मिला, जीत गया, लेकिन जब लौट रहा था तो क्या हो गया? मर गया। जैसे ही मरा तो जसवंत सिंह का सेनापति का नाम क्या था? दुर्गादास राठौर। उसका दुर्गादास राठौर जो सेनापति था वह अपने मालिक के प्रति, मतलब अपने राजा के प्रति दगाबाजी नहीं किया और कहा कि हमारे राजा जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह, ठीक है ना, महाराजा अजीत सिंह के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में लिखना पड़ेगा। हिस्ट्री का आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा रंजीत सिंह के कार्यों का वर्णन करें। कौन है रंजीत सिंह? तो वही अजीत सिंह क्या करता है, देखो अजीत सिंह को बहुत कम उम्र का बच्चा था, तब बोला कि इसको राजा बना दीजिए क्योंकि आपके लिए काम किया इसके बाबूजी, वो क्या हो गए? मर गए। तो बोला ठीक है राजा बना देंगे। औरंगजेब बोला कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, पहले इसको क्या बनना पड़ेगा? मुसलमान। वो गद्दार फिल्म वाला डायलॉग नहीं देखे हो? सनी देओल को बोलता है, ठीक है ना, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोलता है तुम्हें इस्लाम कबूल है? तो कबूल है। इस्लाम कबूल है? हाँ कबूल है। इस्लाम कबूल है? तो कबूल है। फिर बोलता है बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो वही खिसी आ जाता है, बोलता है असफ अली, और फिर मार डायलॉग चलना शुरू होता है। तो आपने जो हुक्म दिया अफगानिस्तान को समाप्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाप ने जाके लड़ा, जसवंत सिंह लड़ा जाके। जसवंत सिंह का बेटा आ रहा था रिटर्न, मर गया, तो उसका जो वही कौन दुर्गादास राठौर सेनापति था, वो कहा कि देखिए इनके पिताजी मर गए, आप इनको राजा बना दीजिए। तो क्या बोला? तुमको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। गुस्सा आएगा किसी को, और दुर्गादास और औरंगजेब के बीच क्या हो गया? लड़ाई, भयंकर लड़ाई हुआ, जिसमें कौन हारा होगा? दुर्गादास हारा हो, ऑटोमेटिक हारने वाली बात है, और बेचारा क्या हो गया? हार गया। औरंगजेब जीत गया। 1709 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह के प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार किया, और इसी के साथ मुगल राठौर संघर्ष की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। यानी 1709 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम जो था वो अजीत सिंह को क्या कर लिया? मारवाड़ का राजा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो अजीत सिंह बहुत बच्चा था, और समय जैसे जैसे बीता औरंगजेब का कार्यकाल क्या हो गया? खत्म हुआ। अगला जो राजा आया बहादुर शाह प्रथम, वो क्या हुआ?
एक्सेप्ट किया। इन्हीं के शासन में दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति क्या होने लगी, मजबूत भी होने लगा। यानी बहादुर शाह प्रथम के ही शासनकाल में मजबूती प्रदान होने लगा। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब ने कई अभियान किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1665 ईस्वी में रहा। औरंगजेब के द्वारा जय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना के सामने शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों के बीच पुरंदर की क्या कर ली, संधि कर ली। जो बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है कि पुरंदर की संधि किसके बीच, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई है, तो मुगल सेना और शिवाजी। बात समझ में आया। यहाँ पे लिखता है कि शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके उसको दबाने के लिए औरंगजेब ने कई अभियान किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1665 में रहा। औरंगजेब के द्वारा जय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना के सामने शिवाजी ने क्या किया, इनाम सुन रहे हो, गड़ियाता किसको है, औरंगजेब को। लोग गड़ियाता कौन है, आज भी लोग कहता है कि हर ग्रुप में जय सिंह सब लोग रहता है, यही वाला वर्ड बोलता है कि घर के भेदी लंका ढाए, अपना जात जात तो काटता है। लगा दिया था औरंगजेब, व्यवस्था लगाया था कि कहाँ जाएगा, किसी तरह व्यवस्था करेंगे, और व्यवस्था करने में यही हुआ, परिणाम उसको भोगना पड़ा। देख रहे हो कितना खतरनाक परिणाम भोगना पड़ा। इस संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने एक पुत्र को औरंगजेब की सेवा करने के लिए दिल्ली भेज दिया। ठीक है, शिवाजी ने क्या किया, औरंगजेब की मजबूरी में मुगलों का करना पड़ा, क्योंकि बहुत ताकतवर था, कोई उपाय भी नहीं था। एक वर्ष के 1666 ईस्वी में खुद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचा। 1666 में, एक साल बाद औरंगजेब से मिलने कौन पहुंचा, शिवाजी। किंतु औरंगजेब ने उन्हें धोखा से कैद करके जयपुरी महल में बंद कर दिया, लेकिन शिवाजी किसी तरह वहां से भाग निकलने में क्या हुआ, ठीक है ना। हो सकता था औरंगजेब के मन में चलने लगा कि अपने बेटा को तो यहाँ भेज ही दिया है, हमारे महल की कुछ खुफिया जानकारी रखता हो, दुश्मन को तो जब तो अपने घर में लेके आओगे। इसीलिए आज के समय कहा जाता है, जो घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, कि जब तुम शादी करके लेके आओगे तो नया नया जब कन्या रहेगा तो उसको अकेले मत छोड़ना, ठीक है, वरना कब पोटली बांध के निकल लेगी। तुम्हारे गांव में ऐसा हुआ है, तुम्हारे घर आसपास में तुमको नहीं पता है, बस इमली चौक से थोड़ा सा आगे ढूल के आगे जाओगे तब कुछ दिन पहले ऐसा घटना हुआ था। उसकी बहू जो है पूरा घर में का गहना जितना ऑर्नामेंट होता है सबको अच्छे से पैक कर ली, अपने सासू माँ का भी गहना सारा अच्छे से पैक कर ली और फिर आराम से निकल गई। और अपने माँ के भी घर नहीं गए, किसी दूसरे लड़का के साथ चले गए। बात समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे। तो आजकल ये सब भी बहुत बड़ा सिचुएशन रह रहा है कि अब किसके साथ क्या कब कौन सी घटना हो जाए, बड़ी मुश्किल है। देखो, आदमी जीवन भर यह सोच करके काम कर रहा है कि हम एक दिन चैन में जिएंगे, इसलिए आज बेचैन है। देखो आपका जीवन कितना छोटा है, एकदम अच्छे से समझो। अभी कैरियर के लिए आदमी लड़ते लड़ते कितना हो जा रहा है, 35 साल। कैरियर के लड़ते लड़ते कितना हो जा रहा है, 35 साल। अच्छे से सेटल होकर के अगर एक सक्सेसफुल बंदा है तो 35 साल से पहले विवाह नहीं करेगा। जो बहुत अच्छे पोस्ट पर, अगर मान लो यूपीएससी वगैरह क्रैक वगैरह कर लिया है, लेकिन अच्छी जगह जिसको तुम बहुत अच्छा सफल व्यक्ति मान रहे हो, मतलब वही सरकारी नौकरी अच्छे पोस्ट पर अगर चला गया तो 35 साल से पहले तो मैरिज होगा ही नहीं। बहुत रेयर दिखाई देता है कोई आदमी जो मैरिज कर लेता है। तो 35 साल वो गंवा लिया अपना। आदमी की जो अच्छा लाइफ है उस समय कितने साल की है, 60 साल की। 35 साल वह स्ट्रगल में बिता लिया, अब उसको बच्चा चाहिए, 36वां साल उसका बच्चा हो ही जाना है, लेकिन अगले 4-5 साल बाद पढ़ने वाला बच्चा होगा। अब दिन रात वो बच्चे के बारे में सोचेगा वो, क्योंकि ओवर एज होने के बाद आदमी कुछ सोचता ही नहीं कि बच्चा को प्लान करके करेंगे। उसका एक एम ही होता है कि अब हमको बच्चा चाहिए ही चाहिए, वरना हो सकता है आगे बच्चा भी ना हो, क्या गारंटी। अब वो बच्चा को ले लिया, अब बच्चा के बारे में दिन रात सोच रहा है। जैसे हम किसी के बच्चा हैं, आप किसी के बच्चा हैं, आपके मम्मी पापा टेंशन में है, अब वो कब तक टेंशन में रहेगा, ये सोचेगा अब हमको बच्चा को सेटल करना है, उसका कहानी खत्म। मेहनत के स्ट्रगल किया कि अब हमको आराम से रहना है,
फिर अब फिर स्ट्रगल करने लगा है, बच्चा को पढ़ाना है, फिर स्ट्रगल करने लगना है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, फिर स्ट्रगल करने लगा कि अब हम बुढ़ापा कैसे काटेंगे, और अब बुढ़ापा को जीने के लिए फिर स्ट्रगल कर रहा है। एक ही तो जिंदगी है, खुल के जियो, जो मन करना है सो करो। जो मन करना है करने का मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार को हाशिए पे ला देना है, जो है सब बेच उच के खत्म कर देना, लेकिन उतना भी फाउंडेशन में मत जियो कि हाँ आने वाले 5 साल बाद मेरा वो होगा कि देखते रह जाएगा लोग। क्या पता चल रहे हो अगला रोड एक्सीडेंट में तुम्हारा ही काम होने वाला तमाम, और तुम जाने वाले हो। बहुत सेंसर बात है। और ऐसा नहीं कभी सोचना सौरभ कि तुम्हारी नौकरी होगा तभी तुम शादी करोगे। एक चोंचला है समाज का कि नौकरी हो जाएगा तो तुम्हारी एक डिमांड बढ़ जाएगी, अपने आप को तुम गौरवान्वित फील करोगे, नहीं कि हाँ चलिए एकदम टाइट में रहोगे, तय का ना हो रहोगे तो बोलोगे 30 लाख लेंगे और सुंदर लड़की लेंगे। सरकारी नौकरी होने का मतलब यही है। देखोगे एकदम रहेगा पिचवा, सरकारी नौकरी आने के बाद देखना एकदम पीच रहेगा, एकदम ब्लैक नहीं अलकतरा। जब वो लड़की का डिमांड करेगा एकदम सुंदर चाहिए, ये तो सही लगता है, चलो मान लो सुंदर है, ठीक है ना, लेकिन फिर बोलेगा 20 लाख लेंगे, 25 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे। पैसा भी चाहिए और लोग जाता भी है क्योंकि समाज उसी को सफल मानता है, ठीक है। लेकिन होना कुछ और चाहिए कि आप जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का ढूंढिए। आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, डिग्री धारण करते हैं, उसी टाइप का खोजिए। ये सब किसका चक्कर है, समझ रहे हैं किसका चक्कर है भाई? पैसा का। हम सरकारी नौकरी करके ही शादी करेंगे, इसका साफ साफ मतलब है कि आप पैसा के चक्कर में, और दूसरा कुछ नहीं। वरना जीने के लिए तो सब लड़की से पूछो क्या रोटी खाती है, क्या रोटी खाते, बोल 2 खाती। 2 रोटी तो खिलाइए सकते हैं हम किसी को, किसी लड़की से ना ब्याह करना है। बोलो साल में 10 को 12 को जीन्स खरीदते हैं तो 8 को 6 को खरीदेंगे, 6 को करा देंगे, 6 को हम पहनेंगे। बोलो गलत बोल रहे हैं? तो सब तो बहुत सिंपल फंडा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा बसा हुआ है। पत्नी है, ऐसे है, वैसे है, दिस है, डेट है, बस ये सब तुम लोग पे लागू होता है, हम पे नहीं, ठीक है ना। चलो काम की बात। 1679 में औरंगजेब ने भारत को दोबारा जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर मतलब गैर जो मुसलमान होगा, ठीक है ना। जजिया कर का मतलब होता है गैर मुसलमान जो भी होंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा अपने धर्माओं के जीने के लिए, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं? जजिया कर। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा दिन हम लोग देखे थे। जजिया कर सर्वप्रथम मारवाड़ के राजपूत शासकों पर लगाया गया। राजपूत को बोला तुमको टैक्स देना होगा। 1682 में औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय का पीछा करते करते औरंगजेब दक्षिण भारत तक आ गया, किंतु अकबर द्वितीय को शिवाजी का पुत्र संभाजी ने संरक्षण दे दिया। हालांकि अकबर द्वितीय वहां से भी भाग निकला, किंतु औरंगजेब संभाजी को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। देख रहे हो, यानी बेचारा एक तो उसके बेटा को शरण दिया, और शरण देने का ये मतलब है कि मार दिया उसको। दक्षिण भारत अपने बेटा अकबर द्वितीय को एकदम खोजने लगा कि तुमको छोड़ेंगे नहीं बेटा। उस पर डायलॉग बहुत अच्छा जम रहा क्योंकि उसका बेटा ही था। औरंगजेब अपने बेटा अकबर द्वितीय का पीछा करते करते दक्षिण भारत की तरफ चला गया, और इतना उसको पीछे पड़ा हुआ था कि उसको बिना मारले नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसको संरक्षण कौन दिया था दक्षिण भारत में? शिवाजी का बेटा संभाजी। संभाजी तो उसको संरक्षण दे दिया, और जब उसको पता चला कि हमारे बाबूजी आ रहे हैं हमको मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, तो वहां से क्या हो गया? निकल गया। वो तो भाग गया, संभाजी कहाँ भागेगा? उसको पकड़ के अकबर क्या किया? मार दिया। शरण देने का फायदा, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है, आप किसी मुजरिम आदमी को शरण दीजिएगा तो आप खुद फंसिएगा। इसीलिए चाहे कोई भी हो, कितना भी गलत किया है तो उसका साथ एकदम नहीं दो। गलत इक्वल टू गलत। हालांकि औरंगजेब के विरोध जाकर कोई बोल रहा होगा तो गलत नहीं किया होगा, लेकिन क्या करोगे? बॉस ही जलवे राय ताकतवर व्यक्ति था, जो मन करता था सो। औरंगजेब ने 1680 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, अपने आप को जिंदा पीर की उपाधि धारण की। कौन पीर है? जिंदा पीर। पीर मतलब भगवान। मुस्लिम लोगों में जब कोई आदमी मर जाता है
तो वो पीर कहलाता है। कौन सा पीर? जिंदा पीर, मरने के बाद पीर। हम बोले हम जिंदा पीर हैं, मतलब भगवान है, जिंदा भगवान, बोलता उल्टा। क्योंकि पत्थर के भगवान तो बोलते नहीं, कब्र पर कोई आदमी थोड़े बोलता है, कब्र में से कोई आदमी निकल के थोड़े बोलता है, लेकिन हम बोलेंगे और जो बोलेंगे वही होगा। हम लोग गीत गाते हैं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। औरंगजेब सोच लो वैसा ही जिंदगी जीता था, उसके मर्जी के बिना अगर कोई काम हो गया तो उसका दिन खराब है। औरंगजेब ने अपने शासन व्यवस्था के लिए मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को आधार बनाया। इसके अतिरिक्त 1669 में मुगल काल में निर्मित सभी हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। साथ ही 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि खालसा भूमि राजकीय भूमि में बदलने का आदेश दे दिया। अभी तुम लोग बहुत सुन रहे होगे वक्फ बोर्ड अभी संशोधन हुआ है, ये सब तो लोग समझते हो ये सब क्या है? अब पता चला है। तो देखो एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब बंटवारा होने लगा तब सबको पता है कि धर्म के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो जब बंटवारा हो गया तो यहाँ से बहुत सारे मुसलमान लोग क्या हो गए, पाकिस्तान चले। बहुत सारे क्या, अधिकतर गए। तो उनकी जो जमीनें थी वो तो इस्लाम का जमीन था, यानी मुस्लिम लोगों का जमीन था। तो उस पर एक कमेटी बना दी गई वक्फ, और कहा गया कि इस जमीन का व्यवस्था, इस जमीन का उपयोग मुसलमानों के हित के लिए किया जाएगा। मुसलमानों का हित मतलब इस्लाम को ही बढ़ाने में, जो यहाँ रह रहा है, चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ पर इस्लाम को ही बढ़ाने के लिए इस पर कोई स्कूल लगा जाए, अस्पताल लगा जाए, जिसमें इस्लाम का ही मदरसा लगा, जो भी लगाए, मुसलमानों का ही कल्याण हो, वही है वक्फ की जमीन। अब वक्फ कमेटी जो भी बना, वक्फ का मेंबर जो भी बना, वो क्या करे, मौलाना या कोई भी व्यक्ति जो बना वह इसको दलाली के रूप में देखने लगा, क्योंकि अचल संपत्ति का ब्यौरा ही नहीं मिलने लगा। किधरों जमीन बेच देता था, कुछ कर देता था, उसे इनकम आया, बहुत सारा पैसा लूट खसोट करने लगा, ठीक है ना। उससे किसी मुसलमान का कल्याण नहीं किया और आज तक उसी तरह चलता आ रहा है। इसी पर, ठीक है ना, इसी पर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, वक्फ विधेयक संशोधन कानून 2025, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत में जितने वक्फ की जमीन होगी वह सरकार के अंडर होगा, वक्फ कमेटी को भंग किया जाएगा और रियली में उसका उपयोग अल्पसंख्यक मामले के, यानी अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाएगा। उसमें मौलवी मौलाना के पावर को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अब समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है। इसीलिए हमारे संविधान में कहता है कि हाँ, वही बोलते विविधता में एकता। देखो, विविधता में एकता ही भारत है, कि हम लोग एक हैं लेकिन भाषा से अलग हैं, एक हैं पहनावे से अलग हैं, एक हैं भौगोलिक अलग हैं, एक हैं धर्म से अलग हैं, लेकिन एक हैं। तो अगर ऐसा रहता, जब तुम ये एकता चाहते हो तो आरक्षण भी उस तरह से परेशानी में आ जाएगा। रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं कि SC ST को ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, पहले एक इतना छूट मिल रहा है, ये EWS वाले को जो छूट मिला है वो इतना ज़्यादा मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखो EWS में घोटाला किस प्रकार हुआ है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नहीं, जो EWS का जो आरक्षण मिला हुआ है बड़े कास्ट लोग, जनरल वाले लोग को, वो PWD होता है। जो हैंडीकैप्ट वाले जो होते हैं, PH वाले जो होते हैं, उसके लिए अलग से आरक्षण है, विकलांगता वाला के। हम बोल रहे हैं वो कि जो बड़े जात में माइनॉरिटीज जो थे, बड़े जात के जो लोग थे, जनरल लोग, उनको आरक्षण नहीं था, तो उनमें भी आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उनको आरक्षण दे दिया गया, उसे बोलते हैं EWS। ठीक है, हमने माना कि EWS बनाना जरूरी है, लेकिन सभी जात में क्या होता है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, क्योंकि उसका मेन पैदान क्या था, आर्थिक रूप से। तो किसी में भी हो, कोई भी में पैसा से कम हो, उस सबको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो किसी खास जाति को ये दिया, वो थोड़ा गलत कर दिया बहुत। हाँ, नहीं, विकलांग इक्वल टू विकलांग।
नहीं, महिला मतलब सब महिला, उसका एक कैटेगरी है। ये नहीं बोला जाएगा कि फलाना चिलाना। इसको दोनों फायदा होगा। पहले तो ये हमेशा जनरल से फाइट करेगी, कोई भी आदमी जनरल के लिए होता है। इस मेथड को आप समझना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग क्या है। जैसे मान लो अलग अलग कैटेगरी, एक है जनरल कैटेगरी, एक है ओबीसी, एक है एसटी और एक है एसटी, है ना। एक विकलांग कोटा का ले लो, पीएच, हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है ना। स्त्री का कोटा ले लो, ठीक है ना। तो जनरल में स्त्री पुरुष होता है, यहां भी होगा, सब में होगा। तो मान लो यहाँ पे 100 सीट है, इसकी रिजर्वेशन मान लो 29% है। टोटल वैकेंसी 100 को निकला ना, 100 को में से 29 किसके पास है, 30 को मान लो अंदाज से। एसटी को 10-15% आरक्षण है, तो मान लो 15 को, यह मान लो 15 को। और ईडब्ल्यूएस वाला को भी दे दिया 14%। ईडब्ल्यूएस कहाँ चला गया? नहीं, दोनों अलग, उसको स्पेशल मिलता है। हाँ, एसटी वाले को, ठीक है ना, जनजाति लोग होते हैं उन लोग को। उसके भी ईडब्ल्यूएस की बात आती है। अब देखो ये कितना निकल गया, 15 या 45 या 30, 75 सीट, कितना बचा 25 को। ये कहाँ चला गया? जनरल में। मान लो कट ऑफ जनरल का निकला 100 को, 100 नंबर का है, 100 में 100 मान लो 100 नंबर आया जनरल वाले को। वो लड़की, किस है, लड़की एगो है, और किस जात का है, एसटी का है। एसटी का कट ऑफ मान लो 60 पे निकला है, आई लड़की को आ गया 100 नंबर, एसटी की लड़की है। कितना नंबर ला लिया? 100। तो ये कहाँ का सीट खाएगी पता है? ये जनरल में से खसकाएगा, एकदम सेफ रहेगा, हिलबो नहीं करेगा अपना जगह से, बुझे। ये लड़कियों वाला जो है जगह हुआ एकदम सेफ रहेगा। मान लो इसमें भी पुरुष का कट ऑफ है 100, ठीक है ना, या 95 मान लो, आई महिला है, आई इसको आ गया 97। तो इस सीट क्या कर खाएगी लड़की पता है? पुरुष का। कोई खा सकता है, इस कट ऑफ को पूरा कर देगा। तो में से कौन हो जाकर जनरल में जाएगा, सब जनरल से आएगा। लेकिन मान लो उसका नंबर कम आ गया, मान लो 60 है और लड़कियां का 60 आया, तो अपना कैटेगरी में ठेला जाएगा, वो में सीट खत्म होगा। समझ में आया? तो जनरल कैटेगरी से कोई आदमी फाइट करके अगर आ रहा है, कैटेगरी का लाभ नहीं लिया है, किसी भी जात का हो, हाँ, हम्म नहीं, उसको उसका स्पेशल आरक्षण है, उसमें चला जाएगा। मान लो कि अगर 50 को सीट निकला, अब और में से 7.5 को सीट है ना एसटी को रिजर्वेशन, 100 को में से मान लो 15 को मिला ना, तो उसका 15 फिक्स है। मान लो उसमें अभ्यर्थी अगर 25 को कैंडिडेट था और 25 का 25 कैंडिडेट एसटी का था, और उस सब जनरल कैटेगरी में फाइट करके मैक्सिमम नंबर ला दिया, तो वो 25 जनरल का खा जाएगा और 26वां आएबे नहीं करेगा रिजल्ट, क्योंकि 25 को एसटी कैंडिडेट था और वो सब चल गया जनरल में, तो एक सीट खाली रह जाएगा, पर कोई का बहाली नहीं होगा। वह ना होता है टीचर वाला बहालिया में कि 1 लाख सरकार बहाली निकाल दिया, नहीं नहीं सीट खाएगा जनरल। हाँ, सब लोग जनरल के लिए तैयार है, सब लोग को लड़ना है। खाली रह जाता है, इसीलिए ना खाली रह जाता है माइनॉरिटी। हाँ, तेज अगर मान लो कि एसटी में कहा है पढ़े में तेज है, जनरल का सीट खा गया, आयकर जात का सीट खाली रह गया, तो खाली चल जाता है। पढ़ रहा होगा तो बहुत तेज है पढ़ने में, चल गया ऊपर, तेगा बोको है तो में धकला के गिर गया। तो ये सब नहीं समझ में आता है जिसको। देखिए, जिस SC/ST कैटेगरी का कोनो परिवार नौकरिया होगा तो घर में सब नौकरी वाला हो जाएगा, क्योंकि जान जाता है स्थिति। जो बोका है रोड बउआ रहा है, कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि केंतियो जिंदगी चला ले, तो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। समझे कि नहीं समझे?
ये सब बात। और याद रखिए, आप किसी भी लड़की से, कोनो जात के लड़की से शादी कर लीजिए, रोहित बता रहे हैं, तुम्हारे जात से नहीं होगा, उसके बाप के जो जात होगा उसी से होगा। हाँ, नहीं तो वो धर्म के अनुसार, कानून के अनुसार लड़की का जात है, उसका तुम्हारे अनुसार निर्धारण होगा, लेकिन वो लड़की का कैटेगरी का लाभ मिलेगा। जैसे मान लो तुम हो जनरल का और तुम एसटी की लड़की से शादी कर लिए, तो ये लड़की जिंदगी भर एसटी रहेगी, इसको कानूनी रूप से आरक्षण मिलेगा एसटी का। बात समझ में आई? इसका ताजा एग्जाम्पल है जो महावीर कैंसर संस्थान है ना पटना में, महावीर मंदिर में कुणाल साहब है, उनका बेटा, हाँ, वो पासी समाज की लड़की है, संभवी चौधरी, और जात के भूमिहार है। किशोर कुणाल का बेटा जो है वो ब्याह कर लिया, भूमिहार पासी दोनों का शादी कर लिया, तो इसको एसटी का आरक्षण मिलता है। और वो चुनाव लड़ गए आरक्षण वाला सीट पर, जो अभी सांसद बनी हुई है, चिराग पासवान उसको टिकट दे दिया रिजर्व सीट पर, एसटी का कैटेगरी पर जाकर लड़ा दिया समस्तीपुर से। और वो है भूमिहार और वो है पासी, उसको एसटी का मिल गया कैटेगरी से, लड़ गए, वो जीत गई, तो जिंदगी भर वो एसटी का लाभ लेते रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से लड़की का जात निर्धारण होता है पिता पर। अब आप दोनों के बीच का जो संतान उत्पन्न होगा वो आप जिस जाति का रहिएगा वो जाति का होगा। बात समझ में आई? तो आप कर सकते हैं शादी विवाह इस फायदे में अगर जाना चाहते हैं तो, ठीक है, कोई खराब बात नहीं, ठीक है ना। मेंटेन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसका फायदा आप उठा लीजिए, गंदा बात थोड़े। और ऐसे भी हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जातिवाद का भरपूर विरोध होगा किसी भी समाज है, किसी भी, ठीक है ना, इस फायदे को देखने के बाद, ठीक है ना। हाँ, ज्ञान की बात बता रहे, सब नहीं पता था इसीलिए दूंगा, अब तुम ट्राई मारेगा। बात करते हैं सती प्रथा। तीर्थ यात्रा कर औरंगजेब ने बहुआ चालू करवा दिया। क्या करवा दिया? चालू करवा दिया कि हम टैक्स लेंगे। जब जजिया कर चालू कर सकता है तो नहीं, तो ये सब कर, उसके लिए कौन बड़का बात। जो तीर्थ यात्रा जाएगा वो क्या करेगा? पुनः लगाया। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1669 ईस्वी में शासनकाल में 11 वर्ष औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को भी बंद करा दिया। 1667 में शासनकाल में 12वें वर्ष में उन्होंने तुलादान प्रथा को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब ये सब नहीं चलने वाला है। औरंगजेब ने अपने दरबार में नवरोज त्योहार को बंद कर दिया। संगीत को गैर इस्लामिक विरोधी घोषित करते हुए बंद करा दिया। म्यूजिक व्यूजिक नहीं बजाना, ऐसे भी इस्लाम में गुनाह है, बाजा उजा बजाना, डांस वांस करना। अब तो सब में परिवर्तन हुआ है, पहले सब दीने में आता था, ये बाजा बुजी के चलते, ठीक है ना, शांति से आता, पता नहीं चलता कि शादी ब्याह है और मुस्लिम समुदाय का विवाह निपट जाता था। अब तो सब में होता है, सब में डेकोरेशन हो रहा है, सब में हल्दी हो रहा है, मेहंदी हो रहा है, गीत संगीत हो रहा है, डांस प्रोग्राम हो रहा है, पता ही नहीं लगता है। सिक्कों पर कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त भांग की खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। भांग की खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब के काल में संगीत से संबंधित सर्वाधिक पुस्तक की रचना किया गया। खुद औरंगजेब भी बीना बजाता था। औरंगजेब क्या बनाता था? बीना, याद रखिएगा। अकबर क्या बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। नगाड़ा मतलब बड़का चक्का था और खूब ऐसे ऐसे पीटता था, पागल लेखन। औरंगजेब क्या बजाता था? बीना बजाता था। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू क्या थे? मनसबदार थे। औरंगजेब ने सर्वाधिक मुगल विस्तार किया। इसके काल में ही प्रांतों की संख्या कितनी थी? 20 थी। औरंगजेब के काल में फकीर उल्लाह नामक विद्वान ने संगीत से संबंधित पुस्तक मान कुतूहल को फारसी भाषा में राग दर्पण के नाम से अनुवाद किया। अपने धार्मिक नीति से प्रेरित होकर औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश में बदल दिया। 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इन्हें औरंगजेब के निकट, ठीक है ना,
खुलादाबाद नामक स्थान जो अब रोजा कहलाता है पर दफनाए गए। याद रखेंगे औरंगजेब को कहाँ? खुलदाबाद। कहाँ रे? खुलदाबाद। औरंगजेब, ये औरंगाबाद है, सॉरी औरंगाबाद, औरंगजेब नहीं, औरंगाबाद के निकट, औरंगाबाद के निकट खुलाबाद में ही औरंगजेब ने अपने पत्नी दिलारास बानो बेगम को दफनाया था। उनके मकबरे को बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना गया। याद रखेंगे बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद, ठीक है ना, खुलादाबाद औरंगाबाद के निकट में है। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम, ठीक है। दिलास बानो बेगम को वहां दफनाया गया था, फिर वहां पे बना द्वितीय ताजमहल। ताजमहल तो सबको पता है, द्वितीय ताजमहल में कंफ्यूजन है। दिलरास बानो बेगम का मकबरा को बीबी का मकबरा कहते हैं, जो औरंगाबाद के निकट कहाँ है? खुलदाबाद। अब हम लोग बात करते हैं, जब औरंगजेब की कहानी खत्म हो जाती है बच्चों, तब लगभग मुगल काल कमजोर पड़ जाता है। अब मुगल काल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए बहुत सारे राजाओं को हम लोग वहां पे ड्रॉप करते हैं। अब हम लोग मुगल काल का क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।